आइडियल कैसे इसको यूज करते हैं ये आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि आइडियल क्या होगा कि आपको जब पावर प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो पावर प्लांट में आप स्टडी करेंगे जिसमें वेपर पावर यूज होती है। तो वेपर पावर प्लांट्स में आपको उसके एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी, आपको उसका बेसिक समझना होगा और आपको उसमें एक कंपैरिजन करना होगा कि मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी तक हम इसे लेके जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आइडियल साइकिल के ऊपर बेस्ड रहते हैं। जो जैसे कार्नोट साइकिल था, अपने जितने भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल थे उनका बेसिक क्या था, कार्नोट साइकिल, जिसके बेस्ड हम अलग अलग साइकिल बना रहे थे, उन्हें कंपेयर कर रहे थे कि किस साइकिल में हम एफिशिएंसी कार्नोट के इक्विवेलेंट अचीव कर सकें। तो वही चीज़ें यहाँ पे रहती हैं अपनी कि वेपर पावर प्लांट है तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें पहले पता तो होना चाहिए कि मैक्सिमम होती कितनी है, और जो मैक्सिमम रहेगी वो किस में रहेगी, आपके आइडियल साइकिल में। तो हमेशा आपका आइडियल साइकिल रहेगा वो आपके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। तो इसीलिए हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि हाँ कि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता बट मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ तक है। तो उसी चीज़ के लिए हमने वेपर पावर साइकिल में रेनकाइन साइकिल है उसके बारे में स्टडी की थी। और एक सिंपल हमारा पावर प्लांट का हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसके के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या थे, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है और ये इसका पंप है। यहाँ पे वर्क डन जो टरबाइन से हमें मिल रहा है वो आउटपुट है, वर्क डन जो हमें पंप के ऊपर करना पड़ रहा है तो डब्ल्यू पंप जो हमें देना पड़ता है। हीट बॉयलर में ऐड होती है, वहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, और कंडेंसर से हीट रिलीज होती है तो वो हीट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब सेम यही साइकिल आपका हम कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमने इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपका पॉइंट नंबर 1 यहाँ से जहाँ पे हम पंप वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आपका पॉइंट 1 स्टार्ट हो रहा है। में जो आपको साइकिल दिखाई दे रहा है तो वो साइकिल आपका थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जो हम पहले बना रहे थे उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड है। बस चेंजेस किस में है, इसके पॉइंट्स में। जो हम पॉइंट नंबर 1 ले रहे थे वो हम यहाँ पे लेते थे जहाँ पे सुपरहीटेड रीजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड अगेन आपका प्रोसेस 4 to 1। तो वही प्रोसेस आपके इसमें है बट यहाँ पे पॉइंट्स आपके चेंज है, तो उससे हमें ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पे क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। तो यहाँ पे 3 to 4 होता था, वो भी यही सेम आइसेंट्रोपिक था एंड कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप जो आपका प्रोसेस हो रहा है 2 to 3, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। यहाँ से 2 से लेके पॉइंट 3 तक आपका हीट का एडिशन होता है। अब ये हीट एडिशन आपका इस पॉइंट तक, सैचुरेटेड पॉइंट तक भी हो सकता है या सुपर हीटेड पॉइंट तक भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन इन टरबाइन। आपके 3 to 4 में जो टरबाइन है उसके अंदर जो स्टीम एंटर करती है उसके बाद आपका एक्सपांसन होता है बट आइसेंट्रोपिकली। तो 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन हो गया। देन एट नंबर 4 इट विल गो थ्रू द कंडेंसर। 4 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। तो यहाँ पे 4 to 1 है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट रिजेक्शन प्रोसेस दिखाया गया। तो ये हमारा सिंपल रेनकाइन साइकिल था जिसके बारे में हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर एनर्जी एनालिसिस भी हमने कर लिया था कि किस तरह से इसकी एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाती है। आपके पंप के लिए आपका वर्क डन कितना मिलेगा, आपके टरबाइन के लिए वर्क डन कितना मिलेगा, बॉयलर के अंदर आपकी हीट एडिशन कितनी होगी इन द फॉर्म ऑफ एल्थेंथी। और सारी की सारी फॉर्म कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। तो उसके लिए पंप के लिए आपकी हीट एडिशन 0 होती है तो वर्क डन मिल जाएगा। ऐसे आपके बॉयलर है, बॉयलर के अंदर आपका वर्क डन 0 होता है तो वहाँ पे हीट मिल जाएगी, जो क्यों इनपुट है। टरबाइन वहाँ पे भी आपकी हीट 0 तो वर्क जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो मिलेगा। कंडेंसर जहाँ पे आपका वर्क डन 0 है तो हमें क्यू आउटपुट जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला रहेगा इसके लिए जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ई क्या है, एंड ई आई इनलेट एंड ई एग्जिट। तो ये आउटपुट और ये इनपुट, और बाकी ये आपके इनपुट आउटपुट दोनों वर्क डन और हीट। तो इनको अगर आप यूज करके किसी भी कंडीशन को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से हम डब्ल्यू नेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और डब्ल्यू नेट किसकी फॉर्म में आ जाएगा, आपका वर्क डन और हीट की फॉर्म में, और उनकी वजह से हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने के बाद हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे।
इसके अलावा द एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट इन द यूएस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ हीट रेट, और हीट रेट की वैल्यू है वो कैसे डिफाइन की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ BTU। BTU क्या है, आपकी एक यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि आपको मैंने पहले भी बताई थी 3rd यूनिट के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको अगर इन द फॉर्म ऑफ BTU अगर एक्सप्रेस करना है तो आपकी थर्मल एफिशिएंसी की क्या वैल्यू रहेगी, जो आपकी हीट रेट आएगी वो रहेगी BTU पर किलोवाट आवर, जो कि आपकी कुछ भी हो सकती है। अब इसके अंदर द थर्मल एफिशिएंसी कैन बी इंटरप्टेड एज द रेशियो ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन द TS डायग्राम टू द एरिया अंडर द हीट एडिशन प्रोसेस। यानी कि W नेट क्या है, आपका एरिया अंडर द साइकिल, इस साइकिल के अंदर का जो एरिया था वो मैंने बताया था आपको वर्क डन होता है, तो वो हो सकता है अपॉन द एरिया अंडर द हीट एडिशन प्रोसेस, और एरिया अंडर द हीट एडिशन प्रोसेस क्या रहेगा 0.223 तक, यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया इसका, जो कि नीचे तक की लाइन को कवर करता है, तो वो एरिया इसका क्या होगा, हीट एडिशन प्रोसेस का वर्क डन, तो उसकी हीट एडिशन प्रोसेस, तो वो एरिया इसका हीट एडिशन प्रोसेस में आ गया, और ऊपर का साइकिल का एरिया है वो आपका वर्क डन का एरिया, तो उन दोनों का रेशियो है वो आपकी इसकी थर्मल एफिशिएंसी कहलाती है। तो ये तो थे हमारे बेसिक, और जो रिवाइज जो हमने किया एक बार कि हमारा जो एक्चुअल आइडियल रैनकाइन साइकिल है उसके अंदर क्या एफिशिएंसीज, क्या डिफरेंशिएशन आते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेविएशन ऑफ एक्चुअल वेपर साइकिल फ्रॉम आइडियलाइज्ड वन। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो एक्चुअल है और आइडियल है उनके अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो द एक्चुअल पावर साइकिल डिफर फ्रॉम द आइडियल रैनकाइन साइकिल एज ए रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज इन वेरियस कॉम्पोनेंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि आइडियल हमारा प्रोसेस रहता है वो हमेशा क्या होगा, रिवर्सिबल, बट एक्चुअल साइकिल होगा वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटीज होंगी, और वो डेफिनेटली हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस को डिफाइन करती है। तो अब अगर हम इसे डिफाइन करें तो उसकी वजह से इसके ग्राफ में चेंजेस आएंगे, और ग्राफ में जो चेंजेस आते हैं वो ग्राफ में चेंजेस हमें यहाँ पे TS डायग्राम में देखने को मिलते हैं। अब इस डायग्राम में जो आप A वाला डायग्राम देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आइडियल साइकिल है, जो कि कंटिन्यूस लाइन जो है वो आपकी डिफाइन कर रही है आइडियल साइकिल को, बट जो डैश लाइन है वो डैश लाइन आपकी किसको शो कर रही है, आपके एक्चुअल साइकिल को। आइडियल में और एक्चुअल में यही डिफरेंस है, यहाँ पे आपको आइडियल के अंदर कोई भी रिवर्सिबिलिटी मिलेगी और कोई भी चेंजेस उसमें नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एंड हीट लॉस टू द सराउंडिंग, तो उसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, और इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट होने से जो लाइंस हमारी आइडियल में बनती थी उनको ये फॉलो नहीं कर पाता, और उनसे हल्का चेंजेस इसके अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके प्रेशर के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप इन द बॉयलर, यहाँ पे एक्चुअल जो प्रेशर था उस प्रेशर के ऊपर हमारे यहाँ पे जो बॉयलर से स्टीम निकली थी एक्चुअल में टरबाइन के ऊपर उसी प्रेशर के ऊपर नहीं पहुँच पाती। एज इट इज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जिस प्रेशर के ऊपर हम एज्यूम कर रहे थे कि आपके कंडेंसर में स्टीम पहुँचेगी वहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रही, तो उनके अंदर हमारे चेंजेस होते हैं प्रेशर ड्रॉप में या फिर हमारे वर्क डन में, दोनों ही चीज़ों में हमें वहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है। अब हम अगर यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो ये हमारी एफिशिएंसी क्या है, WS/WA, जो आपकी कांस्टेंट एंट्रोपी वाला है, और आपका ये एक्चुअल साइकिल है। तो दोनों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो 2S यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहा है कि जो आपका प्रोसेस था जिसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट थी, कौन सा था वो, आइडियल प्रोसेस, और 2A क्या है, जो हमारी एक्चुअल के अंदर इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो वाला प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेसेस के अगर हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे तो पंप के लिए इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी और टरबाइन के लिए इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, उन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल और आइडियल। तो आइडियल हमारा जो है S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक्चुअल है हमारा A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो सबस्क्रिप्ट A है वो एक्चुअल को डिफाइन कर रहा है और जो S है वो किसको डिफाइन कर रहा है, आपके आइडियल को, बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, वो हाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। आपके इसके अंदर भी एंट्रोपी कांस्टेंट है और इसके अंदर भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने पॉइंट अलग अलग लिए। फॉर एस आपका डिफाइन करेगा एक्चुअल की एंट्रोपी और फॉर ए आपका डिफाइन करेगा आपका जो फॉर एस आपका आइडियल की और फॉर ए एक्चुअल की एंट्रोपी को। एज इट इज़ यहाँ पे 2S आइडियल की एंट्रोपी और 2A एक्चुअल की एंट्रोपी। तो उनकी वजह से आपके पंप की वैल्यू हमें मिल जाएगी WS/WA इक्वल्स 2H2S minus H1 upon H2A minus H1, and as it is the efficiency will be
NT for turbine, WA upon WS equals S3 minus H4A upon S3 minus H4S. तो ये हमारे क्या है, डेविएशन ऑफ एक्चुअल वेपर साइकिल फ्रॉम द आइडियल रेनकन साइकिल, एंड द सेकंड द इफेक्ट ऑफ पंप एंड टर्बाइन इरिवर्सिबिलिटी ऑन द आइडियल रेनकन साइकिल। तो इन दोनों की वजह से सिर्फ हमारे वर्क पंप और टर्बाइन के ऊपर हमने इरिवर्सिबिलिटी का इफेक्ट अगर देखा है, तो उनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब इसकी वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रेनकाइन साइकिल। बिकॉज रेनकाइन साइकिल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो द बेसिक idea behind all the modification to increase the thermal efficiency of a power cycle is the same. Increase the average temperature at which heat is transferred to the working fluid in the boiler, or decrease the average temperature at which heat is rejected from the working fluid in the condenser. तो that means अगर आपको efficiency increase करनी है तो या तो आप इसका boiling जो temperature है वो increase कर दें, या आपका condenser का temperature है उसे decrease कर दें। तो दोनों ही चीज़ें में अगर चेंजेस आएगा तो आपके ग्राफ का जो कर्व जो साइकिल बन रहा है उस साइकिल के बीच का जो एरिया है वो एरिया इंक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो हमें एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारा वर्क डन ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर इसी ग्राफ के नीचे का एरिया हम अगर देखते हैं तो वो तो आपका हीट एडिशन में आता है, तो हीट एडिशन तो हमारा सेम रहेगा, बट अगर हमारा लोअर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से एरिया जो है वर्क डन का वो इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी में यही तो होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो सकता है लोअरिंग द कंडेंसर टेम्परेचर। तो अगर हम कंडेंसर टेम्परेचर को मिनिमाइज कर देते हैं, जो हमारा प्रेशर है उससे और नीचे अगर हम इस प्रेशर को लेके आते हैं, उस प्रेशर के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ अगर हमारे पास हैं तो हम वहाँ तक लेके आए। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज एफिशिएंसी एट लो प्रेशर, the condenser of steam power plant usually operate well below the atmospheric pressure. There is a lower limit to this pressure depending on the temperature of the cooling medium. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर कि कहाँ तक आप इस कंडीशन को लेके आ सकते हैं। अब ये ला रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो द साइड इफेक्ट इज lowering the condenser temperature pressure increase the moisture content of the steam at the final stage of the turbine. अब अगर हम यहाँ पे आप ये देख रहे हो ग्राफ के अंदर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज कर दें तो जो प्रेशर डिक्रीज होगा उसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है बिकॉज ये सेचुरेशन पॉइंट के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी क्या मिलेगी आपको सेचुरेटेड स्टीम। बट जैसे ही आप नीचे लेके आओगे इसको प्रेशर डिक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके बीच में आपका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया। तो वो चीज़ हमारे किसके ऊपर इफेक्ट डालती है, टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर। एंड द इफेक्ट ऑफ लॉवरिंग साइकिल कंडेंसर इज इन दिस डायग्राम, ये आपको दिखाई दे रहा है आराम से। तो ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे वर्क डन के अंदर चेंजेस को डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था जिसकी वजह से हम हमारी रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सुपर हीटिंग द स्टीम टू हाई टेम्परेचर इंक्रीज टी हाईएस्ट। जो भी आपका टेम्परेचर है तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं तो उसकी वजह से क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ भी हो सकता है या फिर आपके सेचुरेटेड पॉइंट पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे सुपर हीटेड में भी अगर आपने और ज़्यादा उसको हीट किया, क्योंकि सुपर हीटेड तो आपकी कहीं भी हो सकती है, कितना भी टेम्परेचर तक आप उसे सुपर हीट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ करके इसे और ज़्यादा सुपर हीट कर सकते हैं तो उससे क्या रहेगा, हमारा टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब हम इसे टरबाइन के अंदर इस स्टीम को एंटर करेंगे और उसके बाद हमें टरबाइन से यूजफुल वर्क मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे इसका टेम्परेचर टरबाइन का प्रेशर डिक्रीज होता है वहाँ पे स्टीम का, तो वो हमें मॉइस्चर कंटेंट भी वहाँ पे कम मिलता है। यानी कि पहले अगर हमें 4 के ऊपर जो मिल रहा था उसके अंदर आपकी टरबाइन थी, वो स्टीम थी, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आपका ज़्यादा था। बट सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करने के बाद मोर सुपर हीटेड, पहले से ज़्यादा सुपर हीटेड यूज़ करने के बाद आपको जो
स्टीम मिली है कंडेंसर के लिए या एग्जिट पॉइंट के ऊपर टरबाइन से, वो हमें क्या मिल रही है, आपकी कम मॉइस्चर वाली स्टीम। तो सुपर हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम एट द टरबाइन एग्जिट विच इज़ डिजायरेबल। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। बट द टेम्परेचर इज लिमिटेड बाय मेटलर्जिकल कंसिडरेशन। Presently, the highest steam temperature allowed at the turbine inlet is about 620 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ करोगे टरबाइन के अंदर, उसके अंदर भी आपके एक टेम्परेचर है, उसकी लिमिट रहेगी कि इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उससे आपका जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसीलिए जो मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर है अभी तक जो हम टरबाइंस में यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर है आपका 620 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ तक आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करके और आप अपनी टरबाइन है वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपका सुपरहीटेड रीजन इंक्रीज़ हुआ, आपका वर्क डन का जो एरिया है वो एरिया इंक्रीज़ हो गया। यहाँ से आपका 3 to 3-4-4 ये वाला जो एरिया है वो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन में मिल रहा है। तो जितना आपको वर्क डन एक्स्ट्रा मिलेगा उतनी आपकी एफिशिएंसी उसमें इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये डायग्राम है, इसमें आप दिखा सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग द स्टीम टू हायर टेम्परेचर ऑन द आइडियल रेनकेन साइकिल। इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। अब अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो अब क्या प्रेशर के ऊपर इंक्रीज करने से भी कोई इफेक्ट आता है? तो फॉर ए फिक्स टरबाइन इनलेट टेम्परेचर द साइकिल शिफ्टेड टू द लेफ्ट एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम एट द टरबाइन एग्जिट इंक्रीजेज। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो प्रेशर था, जो हम यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो स्टीम भेज रहे थे, वो प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो प्रेशर हमने 2 से 2' पे कर दिया, और ये प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो गया इसकी वजह से आपका जो रीज़न है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो तो हम सेम अचीव कर रहे थे क्योंकि हमारा बॉयलर जो है उसका मैक्सिमम एक ही टेम्परेचर दे सकते हैं। तो उस टेम्परेचर तक हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सेम। अब उसी पॉइंट तक पहुँचने के लिए अगर प्रेशर आपका ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा 3' पे, और उसकी वजह से जब आपकी स्टीम टरबाइन से एग्जिट होगी तो उसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है कि हमारा बॉयलर का प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। टुडे मेनी मॉडर्न स्टीम प्लांट ऑपरेट एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर, और सुपर क्रिटिकल प्रेशर क्या आएगा, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके भी ऊपर का प्रेशर, दैट इज प्रेशर 22.06 मेगापास्कल एंड हैव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 40% फॉर फॉसिल फ्यूल प्लांट एंड 34% फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स। तो इन प्लांट्स के अंदर अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी हमें इंक्रीज़ करना होगा, और उसकी वजह से हमारे कितने चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं वही आपका डायग्राम शो कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके यूज़ किया जा सकता है। और ये जो प्रेशर का पॉइंट था वो पॉइंट हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं इस स्टीम को रीहीट करके, जो कि हम रीहीट साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको इस पॉइंट को दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके अंदर जैसे हमारे टेम्परेचर पॉइंट 3 के ऊपर आया और ये दोबारा से सेचुरेटेड पॉइंट पे आता है, तो सेचुरेशन पॉइंट से हम दोबारा एक रीहीटर यूज़ करते हैं ताकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना आए, और इसी पॉइंट से ये दोबारा से मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर, पहले हाई प्रेशर के ऊपर था, फिर दोबारा से ये लो प्रेशर के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे जो टरबाइन यूज़ करेंगे वो टरबाइन हमारी रहेगी लो प्रेशर टरबाइन। पहले हमारी जो टरबाइन यूज़ थी वो थी हाई प्रेशर टरबाइन, और अभी हमारी जो टरबाइन रहेगी वो रहेगी लो प्रेशर टरबाइन। तो उसकी वजह से हम उसी टेम्परेचर को अचीव करेंगे, और उसके बाद जब आपके टरबाइन यहाँ पे वर्क करेगी लो प्रेशर टरबाइन, और उसके बाद जो स्टीम एग्जिट होगी उसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम मिलेगा। तो विदाउट रीहीटिंग हमारे लिए सिंपल प्रेशर इंक्रीज करना यूजफुल नहीं हो सकता। तो ये हमारा आइडियल रीहीट रेनकाइन साइकिल जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने इसके बारे में पढ़े। कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, और उन एफिशिएंसीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए।